जुड़वा भाई, एक जैसे चेहरे पर जिंदगी बिल्कुल अलग। एक भाई बेक डोग्योंग, सूट बूट में चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां, साफ है वो कोई बड़ा बिजनेस एलीट है। वहीं छोटा भाई बेक ईसू, कंस्ट्रक्शन साइट के कपड़ों में, उसके आसपास लोग पसीने से तरबतर सीमेंट ढो रहे हैं और उसी सीमेंट के नीचे दर्जनों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की लाशें दबी हुई हैं। एक दिन बेक डोग्योंग का फोन आता है, चलो मिलते हैं। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है, एक आदमी अंदर गिरता है। पीछे से आधा नंगा एक और आदमी चिल्लाता है, आई एम गोइंग टू किल ऑल यू साउथ कोरियन बास्टर्ड्स। चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल है। ये सब देखकर भी बाकी ईसू यानी बेसू बिल्कुल शांत रहता है। आराम से पूछता है, चोट कहाँ लगी है? फिर धीरे धीरे अपना जैकेट उतारता है। असल में उसकी असली पहचान है स्पेशल ऑपरेशंस टीम का कैप्टन, जो नॉर्थ कोरियन स्पाइस के खिलाफ काम करता है। बाय कायू, आई होप यू कैन लास्ट अ फ्यू मोर सेकंड्स अगेंस्ट मी, वो आदमी कहता है और चाकू से वार करता है। बेसू बस थोड़ा पीछे हटता है और आसानी से बच निकलता है। फिर सीधा उठकर उसकी ठोड़ी पे एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारता है। फायदा उठाते हुए अपना मुक्का घुमाता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। बेहोश पड़े उस आदमी को देखकर बेसू फिर से जैकेट पहनता है और अपने साथियों से कहता है, इसे भी बाकियों के साथ दफना दो, और फिर निकल पड़ता है। बस हमारे कैप्टन के अलावा कोई और होता, एक साथी बुदबुदाता है। बेसू अपने भाई डोग्योंग से मिलने जाता है, लेकिन गेट पर रोक दिया जाता है। गार्ड कहता है कि आज इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, विजिटर्स अलाउड नहीं। तभी कोई सामने से आता है और कहता है, वो मेरा भाई है, जाने दो। गार्ड झुककर माफी मांगता है। बेसू कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। डोग्योंग सिक्योरिटी के लिए गार्ड की तारीफ करता है। दूसरी तरफ बेसू की टीम खाना खा रही होती है। जायोन बोलता है, कैप्टन तो अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं और मैं बाहर बीबीक्यू कर रहा हूँ। सब हंस पड़ते हैं। अचानक कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। चीफ जांग उतरते हैं। बिग ईसू कहाँ है? पता चलता है कि वो पर्सनल काम से गया है। जांग बुदबुदाता है, कुछ सही नहीं चल रहा। फिर जैकेट में हाथ डालता है और गोलियों की आवाज गूंजती है। जिसने जवाब दिया था उसका सिर उड़ जाता है। शूटर है चीफ जांग। गाड़ियों से दर्जनों फुल्ली आर्म्ड लोग उतरते हैं और अटैक पोजीशन में आ जाते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। उधर रेस्टोरेंट में दोनों भाई खाना खा रहे हैं। डोग्योंग कहता है, चलो साथ में काम करते हैं, ये लो पेइंग जॉब छोड़ दो। बेसू बस इतना कहता है, सोचूंगा। तभी फोन आता है जायोन की कॉल। आवाज रुक रुक कर आती है। क्या हुआ? बेसू पूछता है। जायोन पहले मजाक में बोलता है, ज्यादा पी लिया शायद। फिर अचानक सीरियस हो जाता है। अब कभी भी कैप्टन के साथ लड़ नहीं पाऊंगा। पूरी टीम खत्म हो चुकी है। चीफ जांग ने धोखा दिया। और फिर फोन कट। बेसू बार बार कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं। उसी वक्त रेस्टोरेंट में एक अनचाहा मेहमान आता है। गार्ड रोकता है, आज बंद है। लेकिन वो शख्स एक गोस्ट लाइक फ्लैश में उसके पीछे पहुंच जाता है। दूसरे ही पल गार्ड की गर्दन से खून की धारें फूट पड़ती हैं। उसकी डैगर खून से लाल हो चुकी है। अंदर भाई शराब पीकर टेबल पर सो रहा होता है। आवाज सुनकर वो सोचता है कि बेसू वापस आया है, लेकिन आंख खोलते ही देखता है सामने कुछ नकाबपोश खड़े हैं। उनकी डैगर्स लाइट में चमक रही हैं। बेसू भाई की फिक्र में दौड़ पड़ता है। कॉरिडोर में पहले से कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। टारगेट कंफर्म, एलिमिनेट हिम। तुरंत कुछ लोग उस पर टूट पड़ते हैं। बेसू एक का हाथ पकड़कर उसे पीछे मरोड़ता है। एक एल्बो उसके सीने में मारता है। डैगर छीनकर उसकी गर्दन काट देता है। दूसरा बंदा उसके पास पहुंच ही चुका होता है। बेसू झुककर उसकी जांघ पकड़ता है और उसे उल्टा पटक देता है। अब डर उसके चेहरे पर दिखता है। बेसू बिना रुके उसकी हैमस्ट्रिंग काट देता है। एक ही पल में दो को गिराकर वो बाकियों को डरा देता है। फिर जैकेट उतारता है। अंदर उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म चमकती है। अब खेलते हैं। ब्लेड्स की चमक, खून की गंध, फाइट जारी है। एक चाकू ईसू की बाह में लगता है, पीछे से दूसरा आता है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट पर चीफ जांग कहता है, सीन साफ कर दिया, लेकिन एक स्क्वाड काफी नहीं, और भेजो, कोई गवाह न बचे। फाइट के बाद ईसू दौड़कर भाई तक पहुंचता है। टेबल पर भाई का चश्मा, चारों तरफ खून और उसकी आंखों में अब किलिंग इंटेंट। असल में डोग्योंग टीएफ फाइनेंशियल ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बल्कि टेसन क्लैन का प्रेसिडेंट है। वो दुश्मन का गला काट देता है। रेडियो से इंटरमिटेंट आवाज आती है, टारगेट डोग्योंग। ईसू समझता है ये उसे मारने नहीं, उसके भाई को मारने आए थे। ईसू, मेरे भाई को निशाना, चाहे स्वर्ग का राजा आ जाए बचा नहीं सकता। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मनों की लाशों के बीच खड़े फिर कार में बैठकर अपनी असली पहचान बताते हैं। ईसू कहता है, मुझसे दूर रह, ये लोग आम नहीं। डोग्योंग मजाक करता है, तुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दूं। फिर गंभीर होकर कहता है, तू मेरा भाई है, तेरे लिए हर खतरा मैं साफ करूंगा। हम पहुंच गए हैं। बेसू गाड़ी से उतरता है और सामने देखता है काले सूट में लोग एक फ्यूनरल हॉल सेट कर रहे हैं। बेसू कुछ समझ नहीं पाता। सुयू आकर बिग डोग्योंग को बताता है, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। डोग्योंग कहता है बेसू के लिए एक मेमोरियल सर्विस रखनी है। वो ऑफिशियली मर चुका है ताकि अंडरकवर जाना आसान हो जाए।
ये सब गोल्डन सिकाडा शेडिंग इट शेल टाइप प्लान है सन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर से। बेसू को शक है कि सामने वाले लोग इस ड्रामे को मानेंगे भी या नहीं। डोग्योंग कहता है माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, फ्यूनरल में आए सारे लोग खुद गवाह बनेंगे। अचानक एक गाड़ी वहां आती है। गाड़ी में होता है चीफ जैंग। उसके हाथ में बेसू की फाइल होती है। अब उसे समझ आता है बेक इसू का एक ट्विन ब्रदर है जो गैंगस्टर से जुड़ा है। तभी टाकलान के लोग उसे हटाने आते हैं। चीफ जैंग उनकी बातों को इग्नोर करता है और पीछे की सीट से लोगों को ऑर्डर देता है, आज कंफर्म करना है कि बेसू मरा है या नहीं, चाहे ताबूत खोलना पड़े। गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं, चेहरे एक्सप्रेशनलेस ऑपरेटिव्स लगते हैं। सबऑर्डिनेट गुस्से में बोलता है ये टेसन क्लान की जमीन है, निकलो यहां से। लेकिन सामने वाला बस एक कैजुअल पंच मारता है और वो सबऑर्डिनेट बेहोश। बाकी गार्ड्स ये देखकर चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। तभी दो और लोग जो बेसबॉल कैपमैन के साथ थे एक्टिवेट हो जाते हैं। एक सबऑर्डिनेट की गर्दन पर चॉप मारते हैं, वो सीधे आउट। दूसरे को पीछे से रियर नेकेड चोक में पकड़ते हैं, कुछ सेकंड में वो भी बेहोश। ये लोग हैं क्रॉसबो नाम के स्पेशल ऑपरेटिव्स। इतने में दोग्योंग का राइट हैंड जिन्हा आता है जैकेट उतारते हुए। वो कहता है यहाँ बस वो आ सकते हैं जो मौत की खबर लाएं। इतना कहने की देर थी, बेसबॉल कैपमैन एक जोरदार अपरकट मारता है, लेकिन जिन्हा टस से मस नहीं होता, बस ठंडी नजर से देखता है। फिर उसकी बाईं हथेली सीधे उस आदमी के गाल पर जाती है। वो जितना भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, बेकार। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होती है, वो घुटनों पर आ जाता है। जिन्हा की हथेली की नसें फूल जाती हैं और फिर बस एक क्रैकिंग साउंड, उसने उस आदमी का जॉ अपनी पकड़ से ही क्रश कर दिया। बाकी दो एजेंट्स की हालत खराब हो जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ चिल्लाते हुए जिन्हा पर टूट पड़ते हैं। जिनोंग हा के गाल पर एक जोरदार पंच पड़ता है, लेकिन उसके लिए ये बस ऐसे है जैसे किसी ने हल्का सा खुजला दिया हो। दुश्मन के कॉम्बो अटैक्स भी वो आराम से झेल जाता है। फिर जिनोंग हा अपनी आयरन फिस्ट उठाता है और एक ही पंच में उस बंदे को जमीन में गाड़ देता है। जिस दुश्मन को उसने पकड़ रखा था वो सीन बिगड़ता देख जल्दी से जिन्हा का हाथ दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर कूदकर अपनी टांगे उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट देता है। फ्लाइंग क्रॉस चोक का इस्तेमाल करके जिनोंग हा को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो तो सब कुछ बेकार होता है। जिनोंग हा उसे एक हाथ से उठाता है और फिर पूरी ताकत से उसी बंदे पर फेंक देता है जो जमीन पर पड़ा था। ये जो केयरफुली ट्रेन वॉरियर्स थे, ऐसे गिरते देख चीफ जैंग भी कार के अंदर हैरान रह जाता है। गैंगस्टर्स के पास भी इतने ताकतवर लोग होते हैं। लेकिन वो खुद को संभालता है, बाहर निकलता है, चेहरे पर एक स्माइलिंग मास्क लगाकर कहता है बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चलते हुए अपना परिचय देता है, मैं बाकियों का सुपीरियर हूं, और अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाता है। जिनोंग हा बस उसे ठंडी नजरों से घूरता है, कुछ नहीं बोलता। फिर बेक दोग्योंग बोलता है, तभी जाकर जिनोंग हा चीफ जैंग को अंदर आने देता है। फ्यूनरल हॉल में बेक इसू की तस्वीर देखता है चीफ जैंग, पर उसे यकीन नहीं होता कि वो वाकई मरा है या नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि बेक दोग्योंग को कितनी सच्चाई का पता है। तभी दोग्योंग एक डैगर निकालता है और उसे बेक इसू जैसा दिखने वाला चेहरा देख के चीफ जैंग चौंक जाता है। मुझे तुमसे बात करनी है, दोग्योंग बोलता है। वो डैगर दिखाते हुए पूछता है, ये पहचानते हो? चीफ जैंग चुप रहता है। तो बेक दोग्योंग खुद बताता है, ये चाकू मेरे भाई की बॉडी से मिला था। अगर जवाब ढंग का नहीं दिया तो ये चाकू तेरे सीने में होगा। बताओ, मेरे भाई को मारा किसने? अब चीफ जैंग मन में सोचता है, क्या बेक इसू सच में मर चुका है? लेकिन गुस्से से भरे दोग्योंग को शांत करने के लिए चीफ जैंग झूठ बोलता है, उसने देश के लिए कुर्बानी दी और बाकी डिटेल्स क्लासिफाइड हैं। ये सुनते ही दोग्योंग एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। चीफ जैंग के नाक और मुंह से खून निकलता है। बहुत बकवास कर रहा है तू, मेरे भाई को तूने मारा? वो चाकू उठाता है और चीफ जैंग की ओर दौड़ पड़ता है। इस क्रिटिकल मोमेंट में चीफ जैंग जैकेट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सू यू बीच में आकर बेक दोग्योंग को रोकता है। काम डाउन, अभी नहीं। जिनोंग हा तुरंत चीफ जैंग को कंट्रोल में लेता है और कहता है, अभी के लिए वापस जाओ। दोग्योंग अब भी गुस्से में चिल्लाता है, कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? जवाब दे, हरामी। चीफ जैंग चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब बर्फ जैसी ठंडक है। दूसरी तरफ दोग्योंग अपने अर्लियर परफॉर्मेंस की नकल करता है और ईसू से पूछता है, कैसा रहा मेरा एक्टिंग? सुयू मुस्कुरा के कहता है, टैटूज और हेयर स्टाइल छोड़ के सब कुछ आइडेंटिकल था। बेसू भी समझता है कि उसका भाई ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसे पता है ये हमेशा नहीं चलेगा। मैं अपने भाई को इसमें नहीं फंसाना चाहता। अगर दुश्मन शक करे तो आकर क्लैन से पूछ ले। फिर वो बैकपैक उठाता है, मैं यहां हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। वो अपने भाई से पूछता है, क्या तू सच में फ्यूनरल में चीफ जैंग को मारने वाला था? दोग्योंग समझ जाता है और उसे समझाता है, अभी बड़ा हंगामा नहीं करना, लॉन्ग टर्म सोच। बेसू का चेहरा कस जाता है, तो क्या मैं डरकर छुपा रहूं और गैंगस्टर बन जाऊं? दोग्योंग लापरवाही से कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, सब गंदा काम ही तो कर रहे हैं दूसरों के लिए। बेसू उसका हाथ झटक देता है और बिना मुड़े निकल जाता है। दोग्योंग थककर सांस छोड़ता है।
चेहरा तो मेरे जैसा है, पर दिमाग में आधा भी अकल नहीं। वो जिनोंग हा को ऑर्डर देता है, लोगों को लेके उसके पीछे जाओ। रास्ते में बेसु जिनोंग हा से पूछता है, कब तक पीछा करते रहोगे? जिनोंग हा जवाब देता है, ऑर्डर का पालन कर रहा हूं, अब ये लोग सिर्फ तुम्हारे लिए जीते हैं। उनकी बातचीत को एक कोने से कोई देख रहा होता है। उधर चीफ जांग फोन पर सर्वेलेंस जारी रखने के ऑर्डर देता है। फोन काटने के बाद वो सोचता है, फ्यूनरल के टाइम डोग्योंग को कैसे पता था कि मैंने बेसु को मारने के लिए लोग भेजे थे? तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। एक गहरी आवाज कहती है, मुड़ना मत। चीफ जांग चौंक जाता है, इतनी जल्दी पहुंच गए डोग्योंग के लोग? पर तभी उसकी बाह में किसी का हाथ लिपट जाता है। वो रिलैक्स कर देता है। टर्न्स आउट उसकी शरारती बेटी मजाक कर रही होती है। वो शिकायत करती है, प्लेन बहुत स्लो था। चीफ जांग हंसते हुए कहता है, अगली बार तेज करवा दूंगा। बेटी फौरन तारीफ करती है, डैड यूर अमेजिंग, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसे। वो पूछती है, क्या आप लड़ भी सकते हो? चीफ जांग प्यार से मुस्कुराता है, मैं तो बस एक डेस्क वर्कर हूं। अंदर विल्ला में बेक डोग्योंग कहता है, मैं सिगरेट लेने जा रहा हूं। सु यू जवाब देता है, जिनोंग हा लोग लेकर बाहर गया है, आप यहीं रुकिए। डोग्योंग कहता है, बस थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं। 4 लोग एलिवेटर से नीचे जाते हैं। तभी डोग्योंग पीछे वाले से पूछता है, बिग हेड, काम कैसा चल रहा है आजकल? बिग हेड जल्दी से जवाब देता है, बहुत स्मूथ चल रहा है, सब ठीक है। डोग्योंग का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है, सच में? अब दुश्मन पीछे से एक और चाकू निकालता है और स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोग्योंग उसे बाएं हाथ से पकड़ लेता है। फिर उसके दोनों हाथों को मोड़कर दोनों चाकुओं को सीधा उसकी शोल्डर ब्लेड में घुसा देता है। एलिवेटर अब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका है। डोग्योंग एलिवेटर से बाहर निकलते ही कहता है, ये ड्यूटी पर कौन है? अजीब लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। फिर वो पास खड़े एक सबॉर्डिनेट से कहता है, एक सिगरेट दे भाई। लेकिन वो आदमी सीने से एक चाकू निकालता है और स्नीक अटैक कर देता है। धत्त तेरी, सिगरेट मांगा था, चाकू दे दिया, डोग्योंग चिल्लाता है। वो उस आदमी का गाल पकड़कर खींचता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, एक वियर्ड ग्रिन के साथ। डोग्योंग एक कट मारकर उसे पीछे ढकेल देता है। उसके हाथों में अब क्लॉ लाइक शार्प ब्लेड्स हैं और वो शिकारी जैसी घातक मुस्कान लिए खड़ा है। सू को यहां से निकालो। डोग्योंग अपने आदमियों को आदेश देता है। फिर पूछता है, चीफ जांग ने भेजा है तुझे? वो आदमी कुछ नहीं कहता, बस बोलता है, स्पेशल ऑपरेशंस असैसिनेशन टीम का हिस्सा हूं मैं। असली नाम नहीं होता, हमें सब गोश्त कहते हैं, और तुझे तो मैं मरने के बाद ही बताऊंगा। इतना कहकर वो डोग्योंग पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। गोश्त पूछता है, ब्यू कहाँ है? दूसरी तरफ बेइसू और जिनोंग हा सड़क पर चल रहे हैं। उन्हें पहले से शक है कि कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक कॉर्नर एली में मुड़ जाते हैं। वो पीछा करने वाला जैसे ही सामने झांकने की कोशिश करता है, एक आयरन फिस्ट सीधा उसके मुंह पे पड़ती है। वो सीधा 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। हालांकि उसने अपने सिर को बचा लिया, लेकिन दोनों हाथ टूट जाते हैं। बेसु पूछता है, क्या तू चीफ जांग का आदमी है? उस पर गिरा हुआ आदमी हंस देता है, मुझे पता था तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बेसु उस आवाज को सुनकर चौंक जाता है। वो आदमी अपना हुड हटाता है, जायोन, जिसे बेसु मरा हुआ समझ रहा था। अब सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाते हैं। जायोन अपने टूटे हाथ की तरफ इशारा करके जिनोंग हा से शिकायत करता है। बेसु खुद को कोसता है, उस दिन अगर मैं तुझे छोड़ के ना गया होता। जायोन हंसते हुए कहता है, अगली बार जब अच्छा खाना खाने जाए मुझे भी ले चलना। तभी जिनोंग हा का फोन आता है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। जो आदमी हमेशा काम रहता है, उसका इतना गुस्सा। क्या हुआ? उधर डोग्योंग और गोश्त की फाइट अब अपने पीक पर है। डोग्योंग हमला करते हुए ताना मारता है, बस इतनी ही ताकत है गोश्त में। उसे पता है उसके पेट की चोट ज्यादा देर तक उसे नहीं टिकने देगी। गोश्त की मूरत अब धुंधली दिखने लगी है। डोग्योंग आगे बढ़ता है और वार करता है। तभी हवा में एक बाल जितनी पतली स्टील वायर चमकती है, जो उसके हाथ के चारों ओर लिपट जाती है। गोश्त ऊपर की तरफ स्लैश करता है और डोग्योंग को घायल कर देता है। गोश्त बर्फ सी ठंडी आवाज में फिर पूछता है, बेकिसू कहाँ है? तभी डोग्योंग अपने लंबे बाल काट देता है। तू सच में मूर्ख है, मैं ही बेसू हूं। यह सुनते ही गोश्त कंफ्यूज्ड हो जाता है और बेसू उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जोरदार हमला करता है। कुछ देर तक वो बढ़त में रहता है, लेकिन फिर गोश्त खुद को संभाल लेता है। रियल बेसू इतना कमजोर नहीं हो सकता। अब फिर उसकी क्लॉ ब्लेड से निकलने वाली स्टील वायर डोग्योंग को लपेट लेती है। डोग्योंग अपनी बाजू तोड़वाने का रिस्क उठाकर काउंटर अटैक करता है। गोश्त को सीधा गंभीर चोट पहुंचती है। अब गोश्त बार बार एक ही बात दोहराता है, तू बेसू नहीं हो सकता। वो जमीन से उठता है, लड़खड़ाता है, तू तो बस एक छोटा मोटा गैंगस्टर है। अब उसके हाव भाव पूरी तरह टूट चुके हैं। वो एक बार फिर हमला करता है, लेकिन डर के साथ, क्योंकि बेसू का स्टांस, उसका वार करने का तरीका, सब कुछ असली बाकिसू जैसा है। क्या ये आदमी सच में बाकिसू हो सकता है? गोश्त की आंखों में शक और डर दोनों है, क्योंकि बेकिसू का नाम ही ऑर्गेनाइजेशन में एक मिथ जैसा है,
एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई जानता है लेकिन कोई ठीक से देख नहीं पाया। गोस्ट, जिसकी मेंटल स्टेट पहले ही टूटी हुई है, अब लड़ाई में लगातार ओपनिंग्स देने लगता है। बेक डोगयोंग नंगे हाथों से उसकी क्लॉ ब्लेड पकड़ लेता है और फिर सीधा गोस्ट पर स्टैप करता है। गोस्ट बार बार चोट खा चुका है, अब वो पूरी तरह से हार मान चुका है। उसका चेहरा डर से भर गया है क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान अब कोई इंसान नहीं, एक किलिंग गॉड बन चुका है, बेक इसू। बेक डोगयोंग का डैगर नीचे गिरता है लेकिन आखिरी पल में वो गोस्ट के गाल को छूता हुआ फर्श में धंस जाता है। डोगयोंग थककर गोस्ट के ऊपर गिर जाता है, बेहाल, घायल और खामोश। कुछ मिनट बाद बेक इसू वहां पहुंचता है। पूरा कमरा खून से सना हुआ है, सिर्फ उसका भाई खून में लथपथ डोगयोंग वही पड़ा है। बेसू कांपते हुए उसे उठाता है। इसी बीच गोस्ट खुद को खींचता हुआ रूफटॉप तक पहुंचता है, एक नोटबुक निकालता है और कांपते खून से सने हाथ से बाक ईसू की तस्वीर पर 10 बार गोल घेरता है। उधर बेसू के चेहरे पर अब सिर्फ एक चीज है, बदले की आग। उसकी आंखों में भाई को खोने का दर्द नहीं, एक शेर जैसा क्रोध है। उसकी गोद में उसका भाई है जिसकी सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी हैं। तासन क्लान के बॉस बेक डोगयोंग मारा गया। खबर को छिपाया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता बाकी फैक्शंस ने अपनी मूव शुरू कर दी। सू यू सजेस्ट करती है कि जिनोंगहा नया बॉस बन जाए, लेकिन आइडिया तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। तासन क्लान सिर्फ डोगयोंग के नाम से ही जानी जाती थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरी तरफ बेसू अपने भाई की मौत की जांच कर रहा है। उसे शक है जिस तरीके से उसका भाई मारा गया वो तरीका चीफ जैंग के स्पेशल टास्क फोर्स से मिलता जुलता है, जो अक्सर अलग अलग प्रोफेशंस की डिस्गाइज में मिशन पर जाते हैं। अब उसका सिर्फ एक मिशन है, उन्हें ढूंढकर खुद के हाथों से खत्म करना। दूसरे शहर की एक रूफटॉप पर एक आदमी आराम से एप्पल पील कर रहा है। यह है T1 गैंग का बॉस किम तैवान। इतने छोटे शहर में घिसटने से अच्छा असली मर्द को तो बड़ी लहरों में तैरना चाहिए। वो बालकनी से लटके एक आदमी से कहता है, सुना है तेरे पास कुछ मजेदार खबर है। वो आदमी डरते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किम तैवान मुस्कुराते हुए एक रोप काट देता है। वो आदमी चीख पड़ता है, टैंग क्लान पर किसी अनजान ताकत ने हमला किया और बेक डोगयोंग मारा गया। किम बस हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बिना हिचक के बाकी सारी रोप्स काट देता है। नीचे गिरती हुई चीखें खत्म होती हैं। किम आदेश देता है, सभी को बुलाओ, आज टैन क्लान को निगल जाऊंगा। उधर बेक इसू एक फार्मर्स मार्केट में मौजूद बुचर शॉप तक पहुंचता है। ये जगह जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स की एक हिडन बेस है। बेसू बहुत सावधानी से दरवाजा खोलता है। दरवाजा लॉक नहीं है, लेकिन अंदर का दृश्य उसे हिला देता है। 4-5 लाशें जमीन पर पड़ी हैं, खून हर तरफ फैला है। सिर्फ एक आदमी, एक बोल्ड मैन, बस सांसें ले रहा है। उसे देखते ही बोल्ड आदमी हल्की सी हंसी देता है। चाकू दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मरने वाला हूं। बेसू जल्दी से पूछता है, क्या हुआ यहां? बोल्ड आदमी बताता है, हमें लोगों को इकट्ठा करने का आदेश मिला था, लेकिन जो आए वो थे पूरी तरह से आर्म्ड लोग। फिर वो कहता है, भाग जा बेसू, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कोई एक आदमी इससे नहीं लड़ सकता। इतना कहकर बोल्ड आदमी की सांसें थम जाती हैं। जायोन ने जो दूसरा बेस लोकेट किया था वहां भी यही हाल था। आखिर ये सब ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा है? बेसू के मन में अब सिर्फ सवाल है। इसी समय किम तैवान अपनी आर्मी लेकर टेन क्लान पर हमला करता है। 4 बड़े गैंग्स की आत्माएं। टेन क्लान तो वैसे भी काबिल नहीं दिखती, लेकिन सामने खड़ा होता है इमूवेबल नाइट डीमन जिनोंगहा। वो कहता है, इस हफ्ते तू चौथी लहर है, पता नहीं किस कुत्ते जैसी अफवाहों ने तुम्हें भेजा है। किम मुस्कुराता है, लगता है बातों से काम नहीं चलेगा। वो और उसके लोग जिनोंगहा को घेर लेते हैं। जिनोंगहा गर्दन घुमाता है, एक गहरी सांस लेता है, मैं बहुत थक गया हूं, सब एक साथ आओ। इसी वक्त बाके इसू भीड़ चीरते हुए सामने आता है। जिनोंगहा के पास जाकर कहता है, मुझे अपने भाई का बदला लेना है, मुझे टेसन क्लैन की ताकत चाहिए। बेसू साफ साफ जिनोंगहा से क्लान मांगता है। किम तैवान को कुछ सुनाई नहीं देता। वो गुस्से में आकर चिल्लाता है, यहां से निकल जा। लेकिन बेक इसू कोई जवाब नहीं देता, उसके सीधे नाक पर एक पंच मारता है। किम तैवान गुस्से में ही था कि तभी वो बेसू का चेहरा देखता है और वो फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है सामने बेक डोगयोंग ही खड़ा है। बाकी सबॉर्डिनेट्स भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी डोगयोंग के बारे में कहानियां सुन रखी थी। लेकिन बॉस चिल्लाता है, बेक डोगयोंग हो या कोई और, आज इसे खत्म करना है। सब लोग लड़ाई में कूद पड़ते हैं, लेकिन बेक इसू अब एक बाघ बन चुका है। भीड़ के बीच ऐसे लड़ रहा है जैसे शेर भेड़ों में घुस गया हो। अब किम तैवान पूरी ताकत झोंक देता है, आज चाहे जो हो, टेन क्लान मेरी होगी। लेकिन बेसू की आंखों में अब सिर्फ एक चीज चमक रही है, कातिल इरादा। और जैसे ही दुश्मन उस पर टूटते हैं, उनके लिए नर्क शुरू हो चुका होता है। जैसे जैसे लड़ाई और भी इंटेंस होती गई, बेसू ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। किम तैवान के लोग एक एक करके गिरते जा रहे थे। उसने गुस्से में पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बेसू ने पलटकर एक ही स्लैश में उसका हथियार उड़ा दिया। अब किम तैवान समझ चुका था,
आज की लड़ाई में हार चुका हूं। बेसू उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई पहाड़ जिसे कोई हिला नहीं सकता। किम ताइवान का फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका था। वो अपने सारे लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है। उधर टेन क्लान के लोग खुश हैं, हमारा बॉस लौट आया है। जिनोंग हा भी पहली बार मुस्कुरा कर कहता है, लगता है वो इंसान लौट आया। लेकिन एक शर्त पर ही बेसू को टेन क्लान मिल सकती थी। सोल गैंग्स का जॉइंट जनरल मीटिंग 1 महीने में होने वाला है, जिनोंग हा कहता है। तब तक तुम्हें पूरी तरह से बेक डोग्योंग बनकर रहना होगा। हालांकि दोनों जुड़वा थे, चेहरे एक जैसे, लेकिन एक गैंग लीडर की पहचान उसके हाव भाव से होती है। जैसे चाकू पकड़ते वक्त अंगूठा ब्लेड पर रखना, जो कि बेक डोग्योंग की आदत थी। ये छोटी बातें आम लोगों को नजर नहीं आती, पर राइवल फैक्शंस की नजर बहुत तेज होती है। और जनरल मीटिंग में तो सभी बड़े गुट होंगे। जनरल मीटिंग असल में सोल के 5 बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक मंच है। बाहर से दिखाने को सब कोऑपरेशन की बात करते हैं, पर अंदर ही अंदर सब एक दूसरे को खाने की फिराक में है। सू यू नहीं समझ पा रही थी कि बेसू इतना रिस्क क्यों ले रहा है। बेसू सीधा जवाब देता है, ये सिर्फ मेरे भाई के बदले के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। अब मुझे टीन क्लान की ताकत चाहिए, मैं पूरी अंडरवर्ल्ड को एक करना चाहता हूं। दूसरी ओर कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस चीफ चो वान हो चीफ जांग की खूब तारीफ कर रहा होता है। नॉर्थ कोरिया के साथ पॉलिसी बदल रही है, अब सारे शेडी कामों को छुपाना है। चीफ जैंग ने अपने पुराने सारे सबॉर्डिनेट्स को भी मिटा दिया, सच में एडमिरेबल है। इतना बोलकर वो ताली बजाता है, लेकिन उसके लहजे में ताना छिपा होता है। चीफ जैंग का चेहरा सख्त हो जाता है। अब चो वान हो टोन बदल कर कहता है, टेन क्लान को खत्म करने की बात कर रहे हो? वो अब भी 5 गैंग अलायंस के लीडर हैं। उन्हें छेड़ना मतलब खतरा मोल लेना। चीफ जांग चुपचाप चो वान हो का बैच खींच लेता है, मुझे बस तुम्हारी पब्लिक अथॉरिटी चाहिए। अगर तुम्हें दिक्कत है तो बहुत लोग हैं जो पुलिस चीफ बनना चाहते हैं। अब बॉडीगार्ड सामने आता है, चीफ जैंग का कॉलर पकड़ लेता है। चो वान हो हंसते हुए ताना मारता है, शिष्टाचार नहीं जानते? कुत्ते की तरह वापस आओ और बैज मुंह से उठाओ। लेकिन तभी चीफ जांग अपने पैर से बॉडीगार्ड की टांग पर स्वीप मारता है, बॉडीगार्ड गिर जाता है। चीफ जांग वहीं नहीं रुकता, वो उसके सिर पर पैर रखकर स्टॉम्प करता है। ये सब देख चो वान हो घबरा जाता है। जब उसके सामने गन बैरल आता है, वो ऑलमोस्ट खुद पर पेशाब कर देता है। तू भी यहीं दफन होना चाहता है? चीफ जांग की आंखों में अब किलिंग इंटेंट है। चो वान हो घुटनों पर गिर पड़ता है, माफ कर दो, मैं रास्ता निकालूंगा टेन क्लान को खत्म करने का। चीफ जैंग उसकी बात मानता है, बंदूक हटा लेता है। उधर एक रेस्टोरेंट में सोल के सारे बड़े गैंग्स के लीडर्स जमा हो चुके हैं। जेरंग क्लान के प्रेसिडेंट रियू तायोंग सबसे पहले बोलते हैं, बेक डोग्योंग मारा गया, अब उसका यहां कोई हक नहीं। एचएचएस एंटरटेनमेंट के एग्जीक्यूटिव हान होंग कहती हैं, हर बार डोग्योंग का नाम सुनते ही मत भड़क जाया करो। रायू जवाब देता है, ऐसे घमंडी लोग जैसे वो था, उसे मरना ही चाहिए था। चेनोंग ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन चाओ मजाक में पूछते हैं, तुमने ही भेजे थे लोग मारने? रयू चुप हो जाता है। इल्हाक इन्वेस्टमेंट के ली सुनंग सबको चुप कराते हैं, बैठक की वजह है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। रायू फिर ताना मारता है, हर कुत्ता आजकल 2 बार भौंकना चाहता है। टेंशन बढ़ रहा था, तभी जैन अंदर आता है और बोलता है, क्या डेड एटमॉस्फेयर है यहाँ? सब हैरान होते हैं, उसे कोई पहचानता नहीं। उसी पल बेसू भी काम तरीके से अंदर आता है। सभी लीडर्स चौंक जाते हैं। बेसू रास्ते में आते वक्त हर फैक्शन की डिटेल्स जान चुका था, कौन दुश्मन है कौन दोस्त, सब साफ। अब उसे बस वही करना था जो उसके भाई डोग्योंग ने प्लान किया था। चाओ उसे देखकर कहता है, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा। बेसू हंसकर जवाब देता है, अच्छी लड़कियों के सामने तो अच्छा दिखना ही पड़ता है। फिर वो रियू तायोंग की तरफ देखता है, मैं कैसे नहीं जानूंगा कि मुझे स्टैब्ड किया गया? लगता है तेरे दिमाग की साइज मेरे कुत्ते से भी छोटी है। इस एक लाइन ने रायू को स्पीचलेस कर दिया। हाँ, यांग बोली, हमने सुना तुम्हारे भाई के फ्यूनरल में क्या हुआ था। बाकी सब भी क्यूरियस थे, असल में हुआ क्या? बाकी ईसु जवाब देता है, अफवाहें बहुत हैं, लेकिन मैं आज यहां सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं। क्या मेरे भाई बेक डोग्योंग को यहां बैठने का हक नहीं है? जब तुम लोगों को मेरी इतनी फिक्र है तो हिम्मत करके ताक्लान का सामना क्यों नहीं करते? ये कहकर बेक ईसु ने एक चाकू निकाला और सीधा टेबल में घोंप दिया। जब बात ताक्लान की हो तो तुम लोग होते कौन हो? उसका ये अग्रेसिव एटीट्यूड पूरे हॉल में सन्नाटा फैला देता है। मैं बेक डोग्योंग आज एक और बात अनाउंस करता हूं, ताक्लान आज से इस असेंबली से हट रहा है। ये बोलते ही सब लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलते हैं। जिनोंग हा थोड़ा टेंशन में बोलता है, तुमने सबको नाराज कर दिया, अब आगे का प्लान क्या है? पर ईसु कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में एक गहरी चालबाजी झलक रही होती है, माइनस सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। तभी अचानक एक कार उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। जिन्हाई फौरन स्टीयरिंग मोड़ता है और कार किसी तरह बच जाती है। जायन गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि नोटिस करता है वो 3 गाड़ियों से चारों ओर से घिर चुके हैं और उन गाड़ियों से निकलता है रयू तायोंग। तू असेंबली में इतना अकड़ के कैसे बोल गया, हरामी? रयू गुस्से में कार की विंडो पर घूंसा मारता है।
शीशा टूट जाता है, पर बेक डोग योंगटस से मस नहीं होता। उसकी आंखों में मौत जैसी नजरें टिकी होती हैं। आज मैं ताकलान को निगल जाऊंगा। कुछ मिनट पहले जिनोंग हा को इसू की प्लानिंग समझ में नहीं आई थी, पर इसू ने एक ऐसी बात बोली जिसने उसे हिला दिया। फ्यूनरल में किसी ने चाकू के अटैक की बात की थी, जो सिर्फ मेरे भाई और चीफ जांग को पता थी। मतलब कोई गद्दार है इस असेंबली में। अब जिनोंग हा और जायन को भी सब समझ में आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, इसू बोला, बस थोड़ा सा बेट डालो और वो चूहा खुद बाहर आ जाएगा। और ठीक उसी वक्त रयू टायोंग अपनी पूरी हेकड़ी के साथ सामने आ खड़ा होता है। आज ताकलान को मिटा दूंगा। जायन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में बोल पड़ता है, तेरी शक्ल भी मेरे कुत्ते से गई गुजरी है। रयू उसे देखकर मजाक उड़ाता है, पिंक कपड़े, ईयररिंग्स, तू है क्या चीज? जायन जवाब में कहता है, दिमाग से मरा हुआ गधा। रयू झल्लाकर जायन पर घूंसा मारता है। जायन उसे आसानी से पकड़ लेता है। क्या सॉफ्ट पंच मारा है? हिला दिया भाई। रयू गुस्से से नॉकल गार्ड पहनता है। उसी वक्त पीछे से कुछ और गाड़ियां आती और उनमें से निकलते हैं ली सुनुंग मैन, जो 9 ब्लेड्स के ओनर हैं। रयू का घमंड टूटा नहीं था। हमारे सनमैन ने कहा है तो तुझे छोड़ रहा हूं, वरना तुझे चबाकर थूक देता। ली सुनुंग मैन की पावर से वो डरता नहीं, पर तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। काफी बड़े हो गए हो, अब वो बच्चा नहीं रहे जो छोटी चोट पर रोता था। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोलता है। जायन जिनोंग हा से, ये कौन है? जिनोंग हा बोलता है, इल्हाक चाहे अब कमजोर हो, पर पहले सोल की टॉप गैंग्स में से थी। इनके 9 कोर मेंबर्स को कहते 9 ब्लेड्स, और ये है सेकंड ब्लेड चन हो। रयू की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। वो भी अब डरने लगा है। वो सोच नहीं सकता था कि ये आदमी रिटायरमेंट से बाहर आ जाएगा। जिनोंग हा आगे बढ़कर चो चन्हो को सलाम करता है। लगता है पुराना रिश्ता है। अब ली सुनुंग मैन कहता है, एक इसू से बात करनी है। रयू टायोंग को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है। सनमैन बेकू को अपनी गाड़ी में बुलाता है। जिनोंग हा टेंशन में बोलता है, मैं भी साथ चलता हूं, पर इसू हाथ से इशारा कर, रहने दे, मैं खुद संभाल लूंगा। गाड़ी में ली सुनुंग मैन बोलता है, माइनस, क्या तू सच में असेंबली छोड़ना चाहता है? इससे बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसू उसकी मंशा समझने की कोशिश करता है। तभी गाड़ी एक हार्बर पर रुकती है। ली सुनुंग मैन सीधे बोलता है, मुझे पावर चाहिए, ताकलान को मेरे अधीन कर दो। इसू बाहर देखता है। कुछ अनचाहे मेहमान नजर आते हैं। रयू टायोंग की मुंह की बातें भले तेज हों, पर उसके पंच नहीं। दूसरी तरफ चो चन्हो टूटी हुई विंडो देखता है, फिर जिनोंग हा से बोलता, तू इल्हाक में आ जा। 9 ब्लेड्स में एक सीट तेरे लिए रिजर्व है। जिनोंग हा फौरन मना कर देता है। अगर आज ताकलान तबाह हो जाए तब भी क्या तू झुकेगा नहीं? दूसरी तरफ बेकू चारों ओर से 9 ब्लेड्स के लोग से घिरा होता है। ली सुनुंग मैन बोलता है, तू ताकतवर है, इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ लड़ा हूंगा। बेकू अपना चेहरा रगड़ता है। उसे अब पता चल गया है कि असली गद्दार कौन है। वो जायन को कहता है, इस ली सुनुंग मैन पर नजर रखना। पास खड़ा एक आदमी ये सुनकर बदतमीजी करने ही वाला था कि जायन ने उसे एक हाथ की चॉप से गिरा दिया। भौंक मत बे, जा चुप बैठ। बेकू बोलता है, 1 मिनट में वापस आता हूं, सब निपटा दूंगा। दूसरी ओर रयू टायोंग फ्रस्ट्रेशन में होता है। उसे लगा था आज ताकलान को मिटा देगा। रयू टायोंग को लगा था कि आज वो तैन क्लान को पूरी तरह खत्म कर देगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ली सुनुंग मैन सीधे 9 ब्लेड्स को ही ले आएगा। उसका एक आदमी समझ नहीं पाया कि इस 9 ब्लेड्स में इतना डरने वाला क्या है। उनके पास तो ज्यादा लोग हैं, सीधा सबको मार गिराओ। लेकिन रायू ने गुस्से में उसके सिर पर एक झापड़ मारा। माइनस, तेरा दिमाग खराब है क्या? लगता है तुझे लड़ने का बहुत शौक है। तुझे पता भी है 9 ब्लेड्स कितने खतरनाक हैं। सिर्फ 3 लोग भेजकर इन्होंने एक पूरा गैंग उड़ा दिया था, और ऐसे 9 लोग हैं पूरे। कौन हिम्मत करेगा इनके सामने टिकने की? लेकिन जिन लोगों को रयू टायोंग अजय कह रहा था, वो खुद हवा में उड़ रहे थे और कुछ तो जमीन पर पटक के पीटे जा रहे थे। 9 ब्लेड्स? साले, तोड़ दो सबको। यंग मास्टर लियोंग ऊपर से तो शांत और सीधा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत एम्बिशियस था। इसी वजह से उसने चो चन्हो के साथ मिलकर साजिश की। चन्हो ने उसे बताया था कि तैन क्लान पहले से ही हायर अप्स के रेडार पर है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब से बेहतर मौका नहीं मिलेगा उन्हें खत्म करने का। ली सुनुंग पहले बहाने बना रहा था कि उसके पास कोई रीजन नहीं है एक्शन लेने का, लेकिन चो वान्हो ने ठंडे लहजे में कहा, तुझे लगता है सिर्फ इल्हाक ही मेरा ऑप्शन है। जब वो अब भी झिझक रहा था तो चन्हो ने और जोर देकर समझाया, जो लोग बड़े काम करते हैं उन्हें वक्त पर कत्ल करने का भी हौसला रखना पड़ता है। अब लायंग मैन और ज्यादा नहीं सोचा, उसने पूरी तरह से फैसला कर लिया और 9 ब्लेड्स को लाकर बकू को घेर लिया। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ब्यू कुछ बोले बिना सीधा बॉल्ड मैन को एक पंच मारेगा और जमीन पर पटक के पीटना शुरू कर देगा। तुम सबको लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो या टेसन क्लैन को मिटा सकते हो, चाहे तुम ऑर्डर्स पर हो या ईगो में लड़ रहे हो, तुम सब गलत हो, क्योंकि आज मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा। बाकी यीशु ने खुलेआम मौत की धमकी दी। ली सुनंग कुछ करने ही वाला था कि एक थ्रोइंग नाइफ उसके गाल के पास से निकली।
जायन हंसते हुए बोला, हमारे बॉस ने बोला है तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके हाथ में छोटी सी चाकू थी जिससे वो खेल रहा था। बॉल्डमैन ने जो अभी अभी पिटा था अपने चश्मे उतारते हुए आराम से कहा, शायद 10 साल बाद तू सच में मुझे मार पाएगा। बाकी लोग भी ज्यादा सीरियस नहीं थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, कई सालों बाद देखा है इसको कोई मार खाता हुआ। बॉल्डमैन ने झुंझलाकर पूछा, क्या तुम सब बस यही देखोगे? इतना कहते ही मस्टाश वाले आदमी का पंच बिजली की तरह बाके यीशु की तरफ आया। बेसू ने हाथों से ब्लॉक किया, लेकिन अगला पंच रेड हेड आदमी की तरफ से आया। यीशु ने पंच को डॉज किया, लेकिन रेड हेड ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे सीधा उठाकर जमीन पर दे मारा। बीसू को सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। स्कारफेस आदमी ने अपना पैर उठाया और सीधा उसके सिर पर मारने वाला था। बीसू को दोबारा अपने हाथों से अपना सिर बचाना पड़ा। इसी बीच हॉर्सफेस आदमी का भारी पंच भी उसकी तरफ आ रहा था। यीशु फुर्ती से उठा और पीछे हटकर डिस्टेंस बना लिया, लेकिन बॉल्डमैन का हमला पीछे से फिर आ गया। इन सबकी कोऑर्डिनेशन इतनी जबरदस्त थी कि बेसू को वाकई में मुश्किल हो रही थी। उसने सोचा, अब एक एक करके गिराना पड़ेगा। बॉल्डमैन, जिसे बेसू ने उड़ाया था, अब वापस खड़ा था। मस्टाश्ड मैन ने बेसू का स्लीव पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका सिर नीचे दबा दिया। अब बेसू हिल भी नहीं सका और बॉल्डमैन का हैवी पंच उसकी तरफ आ रहा था। जायन, जो दूर से देख रहा था, ये कोऑर्डिनेशन देखकर हैरान था। लीमन को लगा जायन मदद करना चाहता है। उसने बोला, मदद करने से क्या होगा? कुछ बदलने वाला नहीं है। जायन बस हंसा और बोला, मदद? किसकी मदद करूं? अगर मैं बाहर नहीं गया तो ये सारे बुजुर्ग वहीं मर जाएंगे। तुझे पता भी है तूने किसको छेड़ा है। दूसरी तरफ जिनोंग हा को विंडशील्ड पर फेंक दिया गया। व्हाइट हेड एल्डर ने अपने स्लीव्स ठीक करते हुए कहा, अब विरोध छोड़ दो, हमारी पुरानी दोस्ती यहीं खत्म। डॉक पर बेसू ने भी अब काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन विरोधियों की कोऑर्डिनेशन अभी भी चैलेंज कर रही थी। 2 लोग फिर से हमला करने वाले थे, लेकिन जायन का एक जोरदार किक उनके मुंह पर लगा। जायन चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें भी? वो दोनों जायन को घूरने लगे, लेकिन जायन बोला, तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने बचाया। इसी समय मस्टाश मैन का पंच फिर से बेसू की तरफ आया, लेकिन अगले ही पल हड्डियों टूटने की आवाज गूंजी।